नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय पर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा कार्यालय में इस वक्त कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी है। कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय पर पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ कार्यालय में इस वक्त इकट्ठा है। कार्यकर्ताओं से इस वक्त अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, संसद का सत्र चल रहा है, उस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अब पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय। क्या ये प्लान्ड था या अचानक से वो पहुंच गए वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आजमगढ़ से सांसद भी हैं अखिलेश यादव और जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयां लगातार हंगामे की वजह से स्थगित हुई, उसके बाद वो यहां पर पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी कार्यालय। और जैसे कार्यकर्ताओं को पता चला कि सपा मुखिया इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे वो अखिलेश यादव से मिलने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एक एक करके सबसे मुलाकात भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सभी कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने एक ही बात कही कि अब 2022 के चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं है और सब लोग मजबूती के साथ जुट जाइए और आपका मुकाबला एक मजबूत प्रतिद्वंदी के साथ है और आपको मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है और आगे कामयाब होना है। तो सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया अखिलेश यादव ने और उसके बाद पार्टी कार्यालय से निकल गए हैं। इस वक्त मीडिया से कोई बात किए बगैर हम लोगों ने लगातार बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के मीडिया से तो कन्नी काटते नजर आए, लेकिन कार्यकर्ताओं से जरूर मुखातिब हुए अखिलेश यादव और उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है और उसके बाद पार्टी कार्यालय से चले गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर निकल रही है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश अखिलेश यादव द्वारा की जा रही है, तो वो जाहिर तौर पर बता रहा है कि वो मान रहे हैं कि बीजेपी से अगर उत्तर प्रदेश में कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी है और इसी के लिए वो कार्यकर्ताओं को तैयार होने के लिए भी निर्देशित कर रहे हैं। चलिए ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर है। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। अब खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार मिशन रोजगार को आगे बढ़ाते हुए खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठा गया है। नवनियुक्ति क्षेत्रीय युवा कल्याण और व्यायाम प्रशिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण और पीआरडी अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सीएम की तरफ से दिया जाएगा। शाम को 4 बजे यह कार्यक्रम लखनऊ स्थित सीएम आवास पर होगा। 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां पर यह कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही सूबे में जल्दी 5000 नोटरी अधिवक्ताओं की भी भर्ती की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस मामले पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी ने बातचीत भी की है। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश में 5000 जो नोटरी अधिवक्ताओं की भर्ती होगी। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं। सर, किस तरह से भर्ती हो रही पूरी? सर, अभी भारत सरकार से जैसे हमें अनुमति मिलेगी हम लोग विज्ञापन निकालेंगे, इंटरव्यू के आधार पर भर्ती करेंगे और जो कम आमदनी वाले अधिवक्ता उनको हम लोग प्राथमिकता देंगे, इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां होंगी। सर, अभी मुनव्वर आनंद एक जनसंख्या नियंत्रण हो चाहे ये कहा, दुखद है ऐसे लोगों को, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, शब्द भी नहीं है जो जिससे मैं निंदा उनकी करता हूँ। सर, आप ब्राह्मण चेहरा हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तौर पर। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक थे, जिनका साफ तौर पर कहना अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। अधिवक्ताओं को अब मौका मिलेगा और जो गरीबी रेखा या फिर जिनका स्तर ठीक नहीं, उनको पहले मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ मुनव्वर आनंद के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लखनऊ से न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सा, योगी समिति का। चलिए बढ़ते आगे, लखनऊ को 5 नए थाने मिल सकते हैं। डीजीपी मुख्यालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया है।
बड़ी खबर है लखनऊ से। लखनऊ में 5 नए थाने स्थापित किए जा सकते हैं। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से शासन को इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भेजा गया है। काकोरी से दुबगा में एक नया थाना बनाया जाएगा। इसके अलावा सरोजनी नगर से बिजनौर के इलाके को काट कर एक और थाना गठित किया जाएगा। हसनगंज के मदईगंज और उसके आसपास के इलाकों को भी इसमें काटा जाएगा। इलाकों को काटकर एक नया थाना बनाए जाने का प्रस्ताव है। योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान का असर अब दिख रहा है। अब तक 15 अरब से ज्यादा की अवैध संपत्ति को शासन की तरफ से जब्त किया गया है। पिछले 1.5 साल की बात करें तो 1.5 साल में यह जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। 13,000 से ज्यादा मामले गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। 43,000 से ज्यादा आरोपियों की इस दौरान गिरफ्तारी हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं। सबसे बड़ी बात कि इनसे तकरीबन 1.5 अरब रुपए की अवैध संपत्ति को अटैच किया गया है सरकारी संपत्ति के तौर पर, और ये अवैध संपत्तियां थी जिस पर कार्रवाई करते हुए उनको जब्त किया गया है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन माफियाओं को लेकर, आपराधिक तत्वों को लेकर कार्रवाई कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक नायाब कोशिश है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ जब्त भी संपत्तियों को जब्त भी किया जा रहा है। बिल्कुल, हम देखें जब से योगी सरकार आई है लगातार एंटी भू माफिया, साथ ही साथ में जो अपराधियों के खिलाफ अभियान है, जो गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ अभियान है, लगातार चल रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तेजी के साथ ये कार्रवाई की गई, जहां जो मामले लंबे समय से पेंडिंग चल रहे थे या जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, या कहीं ना कहीं वो जो अपराधी थे वो लगातार जो है हाजिर नहीं हो रहे थे तारीखों पर, ऐसे सभी मामलों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तेजी के साथ कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई का परिणाम है कि अब तक 15 अरब 74 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को जब्त कर दिया गया है। अगर हम देखें तो 13,700 से ज्यादा मामले जो कि गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं वो दर्ज किए गए हैं। 43,000 से अधिक अभियुक्त जो लगातार विभिन्न मामलों में फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है और एक संदेश देने की भी कोशिश है उन अपराधियों को जो कहीं ना कहीं पहले उत्तर प्रदेश में अपराध करते थे और अपराध करने के बाद मामले में हाजिर नहीं होते थे और लगातार कानूनी पेचीदगियों के चलते उस मामले को कहीं ना कहीं पुलिस आगे नहीं बढ़ा पाती थी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अब कार्रवाई कर रही है तो एक संदेश जरूर उन अपराधियों को जरूर उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है जो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों में लिप्त थे और जो लगातार कानून की कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनका फायदा उठाकर सीधे तौर पर जेल नहीं जा पा रहे थे। तो 43,000 से ज्यादा लोगों को जेल भी भेजा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका इस जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में एंटी माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान का असर दिख रहा है। तकरीबन 15 अरब से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को पिछले 1.5 साल में जब्त किया गया है और कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। देश में संसद की बात करें तो मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन देश का मानसून भी बदल चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली का आईटीओ हो या फिर गोकुलपुरी, हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस वक्त ये आपको 3 तस्वीरें दिखा रही हैं, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। कल इस वक्त यानी आज से ठीक 24 घंटे पीछे अगर हम जाते हैं तो दिल्ली गर्मी से जूझ रही थी, उमस से जूझ रही थी, लेकिन कल देर शाम से जो मौसम में बदलाव आया, उसके बाद रात से जो बारिश शुरू हुई उसका नतीजा सुबह को देखने को मिला। कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ों में भी जमकर बारिश हो रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई झमाझम बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। तापमान में बारिश का कारण गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही भूस्खलन के बाद कई मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, जिससे वाहनों का लंबा जाम लग चुका है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जाम को खोलने के लिए जो विभाग हैं उनकी तरफ से कार्रवाई अभी तक मसूरी में की नहीं गई है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है।
पुस्ता लगवाया था, कुछ टाइम पहले ही लगाया। और ये जो नगर निगम जो है ये पानी की पाइपलाइन जो बिछा रही है जी जी, पिछले 1 महीने से इन्होंने खुदाई करके छोड़ रखा है जी। और ये पाइपलाइन तो डाल दी है इन्होंने, लेकिन ये इन्होंने कोई भराई नहीं करी है, जिसकी वजह से ये पानी मरा है इसके अंदर सारा का सारा। और जिस पानी मरने की वजह से जो है ये हमारा सारा पुस्ता जो है गिर गया, सारा नीचे गिर गया और हमारे घरों को भी खतरा हो गया है सारा। लखनऊ से अगली खबर है। कोरोना नियंत्रण को लेकर योगी मॉडल पूरी तरीके से हिट नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 40 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी कोविड का केस नहीं आया है। यूपी के 7 जिलों में कोरोना का एक केस नहीं आया है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल के कारण कोरोना की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मेवाती गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पीएनबी के एटीएम को काटकर इन बदमाशों ने 17 लाख रुपए उड़ा लिए थे। अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इनके कब्जे से 2.5 लाख की नकदी, एक बाइक और 2 तमंचा बरामद किया गया है। ग्रेटर नोएडा के दनकोर इलाके के बिलासपुर में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। जेवर पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को पकड़ लिया है। आज 2 सड़क हादसों की भी खबरें आई। संभल मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 बारातियों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी जो घटना हुई है वो कासगंज में हुई है, जहां पर बारातियों से भरी तेज रफ्तार एक इनोवा पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में भी दूल्हा समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के संभल और कासगंज में 2 सड़क हादसे हुए। संभल में 7 लोगों की मौत हो गई और कासगंज के हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कासगंज में दूल्हे की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में दूल्हे की मौत हो गई है। वाराणसी में छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता राहुल राज पर हुए हमले के बाद काफी आक्रोशित हैं। छात्र हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने तख्तियों पर राहुल राज के समर्थन में नारे लिखकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वहीं पुलिस पर हमलावरों को संरक्षित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को राहुल राज पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उसे निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद अब भी भर्ती है। मेरठ में पार्किंग विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। होटल के बाहर कार पार्किंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मेरठ का यह मामला है, जहां पर कार पार्किंग को लेकर जमकर मारपीट हुई है। होटल के कर्मचारियों ने व्यापारी के परिजनों को जमकर पीटा है। मारपीट के बाद कर्मचारियों ने परिवार के साथ लूटपाट भी की है। फिलहाल पीड़ित परिवार की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। मेरठ के नौचंदी थाना इलाके की यह घटना है और यह घटना के बाद अब पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई है। होटल हारमोनी के पास इसे बहुत मारा पीटा गया। इसकी 2.5-3 तोले की चैन भी लूटी, पूरा जवाड़ा इसका हिल गया और सिर में काफ़ी चोटें आई हैं। तो दूसरा बेटा मेरा हिमालय वाले के गया था और वहाँ से बच्चे का पाउडर टेलीकॉम लेके आ रहा था, तो उन्होंने उसको फ़ोन करा
और उसे भी बहुत मारा पीटा। क्या विवाद बता रहे हैं? विवाद किस बात को लेकर? विवाद हम तो व्यापारी आदमी हैं। लखनऊ से अगली खबर है, प्रियंका गांधी के गठबंधन वाले बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रियंका गांधी के गठबंधन वाले बयान पर पलटवार किया और कहा है कि कांग्रेस के पास गठबंधन एकमात्र विकल्प है। कांग्रेस को विधानसभा में अपने उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। पॉलिटिकल टूरिस्ट उन्होंने प्रियंका गांधी को कहा कि पॉलिटिकल टूरिस्ट प्रियंका के भरोसे कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। गठबंधन से भी कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो गठबंधन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की यह दशा खराब है। कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है न कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। अब ऐसे में विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है। वो गठबंधन करके कम से कम उम्मीदवार तो तलाश लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टूरिस्ट प्रियंका वाड्रा जी के बहारे कांग्रेस कार पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। प्रियंका जी आती हैं, चली जाती हैं, कार्यकर्ताओं का पुरसा हाल तक नहीं लेती हैं, जनता के साथ संवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन इस गठबंधन से भी कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि 2017 में भी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था। परिणाम क्या हुआ? 2019 में भी महागठबंधन का हिस्सा बनकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दशा सुधारने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात रहा। तो कांग्रेस पार्टी कितना भी गठबंधन कर ले, जब तक वो जनता के साथ जुड़ाव नहीं करेगी और कोई नेता अपना तय नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी की यही दशा रहेगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, देश के सबसे बड़े साइबर ठग में से एक प्रमोद मंडल को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद मंडल को इस देश में सबसे बड़े साइबर ठगों में से एक माना जाता है और अब ये प्रमोद मंडल लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उत्तर प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों का ये मोस्ट वांटेड था। लखनऊ साइबर सेल ने प्रमोद मंडल के साथ राजेश करन और मनोज नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। बीते साल सचिवालय से रिटायर्ड क्लर्क के खाते से 53 लाख रुपए प्रमोद मंडल ने निकाल लिए थे। इन पर उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। प्रमोद मंडल के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि ये मूल रूप से झारखंड के दुमका का रहने वाला है। दुमका में बैंक खातों से रकम उड़ाने के साथ ही ये दूसरे साइबर अपराधियों को ट्रेनिंग देता था और अब ये प्रमोद मंडल लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सहारनपुर में नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया गया। आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है कि गांव के युवक ने नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल नाबालिग थाने पहुंची है और पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। थाने में बयान दर्ज करते वक्त पुलिस पर नाबालिग ने पीटने का आरोप लगाया। पीड़िता और उसकी मां ने महिला पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो उनके साथ मारपीट की गई। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के ताजा बयान के बाद सियासी पारा फिर से गर्म हो गया है। मुनव्वर राणा ने न सिर्फ योगी सरकार के दोबारा बनने पर यूपी छोड़ने की बात कही है, वह जनसंख्या बिल पर भी नया राग छेड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि मुनव्वर राणा ने यह बयान कोई पहली बार दिया है, पहले भी उनके बयान से विवाद की स्थिति बनी हुई है। मां पर लिखी मुनव्वर राणा की शायरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत एहतराम के साथ सुनी जाती है। लोग डूब जाते हैं उनके हर एक लफ्ज में। लेकिन जब मुनव्वर राणा के बयान सियासी होते हैं तो उस पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो जाता है। ताजा मामला उनके यूपी छोड़ने के बयान को लेकर है। मुनव्वर साहब फरमाते हैं कि अगर यूपी में योगी सरकार फिर दोबारा बनती है तो यूपी छोड़ देंगे। यही नहीं, एटीएस की कार्रवाई पर भी उनके तर्क अजीबोगरीब हैं। ओवैसी की बेवकूफ़ी से, नादानी से, लालच से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो बताओ।
2 से ज़्यादा बच्चे इसलिए होते हैं कि 2 तो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, एक आध कोरोना में मार दिया जाता है, एक आध एक्सीडेंट में मर जाता है। तो एक आध बच्चा जैसे मुर्गी के बच्चे कोई ख़रीदता है तो 8-10 ख़रीदता है कि 1-2 बच जाएँ तो बच जाएँ। तो उसी तरह से इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।